हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग स्टडी करेंगे जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, इसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करने हैं या पूरा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो तैयार करना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर लेकर के आया है आपके लिए बहुत ही चुने हुए एमसीक्यू क्वेश्चन, जिनको पढ़ करके और जिनको समझ करके आप ये देख सकते हो कि आपको अब तक स्टैटिस्टिक्स में कितना आता है और आप किस तरह से जो सांख्यिकी है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को ये बीकॉम पार्ट 1 में सेमेस्टर फर्स्ट में ये पढ़ना होता है, और बाकी टीजीटी है, पीजीटी या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर बैठना होता है तो वहाँ पर भी ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको मैं टाइम दूंगा कि आप भी अपने माइंड में क्लिक करने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि संकलन के आधार पर समंक कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपके लिए ये डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाया है कि समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। तो इसका जो सही क्वेश्चन है वो ए ऑप्शन में 1 दे रहा है, बी में 2 दे रहा है, सी में 3 दे रहा है, डी में 4 दे रहा है। तो सही आंसर इसका बी होगा। ओके, यानी जो समंक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दूसरे में कह रहा है प्राथमिक समंकों के संग्रहण की एक उपयुक्त विधि का चुनाव निम्न तत्वों पर निर्भर करता है। कौन कौन से तत्व हैं? अनुसंधान की प्रकृति पर, उद्देश्य व क्षेत्र पर, उपलब्ध समय व साधन पर, और डी पॉइंट में कह रहा है इनमें से सभी। तो मैंने आपको बताया पहले भी, अगर आपने हमारे चैनल पर देखा होगा तो मोस्टली अगर जो ये सभी के ऑप्शन जो दिए होते हैं मोस्टली वही सही होते हैं। मतलब जरूरी नहीं होता 100% सही हो, लेकिन मोस्टली वो सही होते हैं। और या अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो सबसे लंबा आंसर है उस पर क्लिक कर दो। तो इसमें से तुक्का मारने का जो अपना शेड्यूल है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में है कि जो अनुसंधान प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का क्षेत्र होता है, और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि प्रयोग का क्षेत्र होता है, कैसा होता है? सीमित होता है, असीमित होता है, कोई क्षेत्र नहीं होता, और इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष की बात कर रहा है ना और व्यक्तिगत की बात कर रहा है, तो इसका सीमित ही होता है। ओके, तो ए ऑप्शन इसका कैसा है? ठीक है। तो ए ऑप्शन पे लगा दीजिएगा और ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। फोर्थ में क्या है? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के गुण हैं। भाई देखो, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहते हैं इनोवेशन के लिए इसके कौन कौन से गुण हैं? नंबर 1 मितव्ययी, बी पे सरल है, तीसरे पे विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी है, और जो डी क्वेश्चन है उसमें है उपरोक्त सभी के लिए। तो चौथे का जो सही आंसर है वो आप समझ गए होंगे कौन सा है? डी वाला क्वेश्चन है। ओके, तो आप डी पर लगा दीजिएगा। और पांचवें में कह रहा है प्रयोग करते समय, भाई प्रयोग करते समय द्वितीयक सामग्री में निम्न गुण की उपस्थिति देख लेनी चाहिए। क्या वो विश्वसनीय है, हमारे अनुसंधान के उपयुक्त है, वो पर्याप्त है, और ये सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ये सभी वाला होगा। ये आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। ओके, एक अगला क्वेश्चन है छठे नंबर पे कि उत्तम प्रश्नावली के गुण हैं। उत्तम प्रश्नावली किसे कहते हैं? वैसी प्रश्नावली जिसमें सारे क्वेश्चंस आए हों, जो हमारे मकसद पर निर्भर हो, और जिसमें हम जो भी इनोवेशन करना चाह रहे हैं वो सारे के गुण हों। तो वो कौन कौन से गुण हैं? देखो, सरल एवं स्पष्ट प्रश्न, बिल्कुल सही बात है, तभी तो जनता उत्तर दे पाएगी। दूसरा, प्रश्नों की अधिक संख्या होना, ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्जित प्रश्नों का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उचित क्रम का ना होना, तो ये भी नहीं है। तो पहला ही इसका सही है। तो इसी के लिए आप तय मानिए कि छठे का जो ऑप्शन है सही वो सरल एवं स्पष्ट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 7वें नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है कि एक आदर्श प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या निम्न प्रकार की होनी चाहिए। क्या 10 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए? सर्वेक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यथासंभव कम से कम होना चाहिए, और डी पॉइंट में बता रहा है कि 100 होना चाहिए। तो मैं आपके लिए बता दूं कि ऐसे प्रश्नों में देखो, आदर्श प्रश्नावली की बात कर रहा है तो देखिए उचित प्रश्नों का होना जरूरी है। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है वो कैसा है? सही है, एकदम सही है। सी वाले पे आप मान लीजिएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर सी ही होगा। ओके, अगला चलते हैं।
और अगले में देखिए कौन सा है, 8वें नंबर पे कह रहा द्वितीयक समंकों का सावधानी पूर्वक समीक्षा के उपरांत प्रयोग करना चाहिए, कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसा तो है ही नहीं, कभी प्रयोग ना करना चाहिए। यदि प्रयोग किया जाए तो किसी सावधानी की आवश्यकता नहीं है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो है सही आंसर आप समझ गए होंगे कि पहले वाला ही है, सावधानी पूर्वक समीक्षा के उपरांत प्रयोग करना चाहिए। ओके, यही सबसे ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए, हो नहीं सकता। प्रयोग किया जाए तो सावधानी की आवश्यकता नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। और उपरोक्त में से कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं है, पहले वाला ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसमें कह रहा है कि प्रकाशित द्वितीयक समंकों में से निम्न में से अधिक विश्वसनीय व अधिक शुद्ध होने की प्रत्याशा है। प्रकाशित द्वितीयक समंकों में पूछ रहा है आपसे, तो ए नंबर पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन वाले में, पत्र पत्रिकाओं के लेख में, अर्धशासकीय प्रकाशन में, व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन में। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त बन गया, 9th वाला। और आपको सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपके लिए बताऊं, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन होते हैं वो ज़्यादा शुद्ध होते हैं। ओके, क्योंकि उनकी जो गुडविल होती है वो ज़्यादा होती है, उनकी रिसर्च लेवल वो अच्छा होता है। तो जो 9 है क्वेश्चन, उसका ए वाला सही है, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे द्वितीयक समंकों की तुलना में प्राथमिक समंक हैं कैसे हैं। कम विश्वसनीय है, ऐसा नहीं है। अधिक विश्वसनीय है, विश्वसनीयता ग्रहण में सावधानी और अनुसंधान के विवेक के अनुभव पर निर्भर करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का आप देखिए कि कौन सा आपके लिए सही लग रहा है। मैंने बताया ना कि अधिकांशता ये देखा करो कि उपरोक्त सभी है, या अगर उपरोक्त सभी नहीं है तो मोस्टली जिसका जो आंसर है बहुत लंबा हो वो भी हो सकता है। तो कम विश्वसनीय और अधिक विश्वसनीय ऐसा कुछ नहीं है होता है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होता है, यही सही है, सी वाला। विश्वसनीयता संग्रहण करने में सावधानी और अनुसंधान के विवेक व अनुभव पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक समंक संग्रहण विधि सर्वोत्तम व मितव्ययी मानी जाती है, जबकि अनुसंधान क्षेत्र बहुत विशाल हो तथा सूचक प्रायः शिक्षित हों एवं अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। ऐसी कंडीशन में आपके लिए कौन सी सबसे उचित विधि लगेगी या सबसे अच्छी विधि लगेगी। पहला है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों के माध्यम से सूचना प्राप्ति। दूसरा है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अवलोकन विधि। सी नंबर पर कह रहा है डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर। और डी में कह रहा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान करके। तो जो 11वें का सही है वो देखो, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजिए और वहाँ से आंसर ले लीजिए। ये इसका जो सी है वो सही है। अगला देखते हैं 11वें के बाद में कौन सा प्रश्न आता है। 12वें नंबर पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ये मोस्टली मिल जाते हैं एग्जाम में। तो निम्न में से कौन सा द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है। समाचार पत्रों में प्रकाशित समंक, ओके, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशन, फर्म द्वारा विपणन सर्वेक्षण क्षेत्र में एकत्रित किए गए समंक, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित समंक। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है, द्वितीयक समंकों का जो स्रोत नहीं है वो फर्म द्वारा विपणन सर्वेक्षण में एकत्र किए गए समंक ये है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, सी है। और अगला है क्वेश्चन 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या कहता है। कहता है समंकों के प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन की आगामी क्रियाओं की सफलता आधारित होती है। किस पर आधारित है? समंकों की संग्रहण क्रिया की शुद्धता व व्यापकता पर, समंकों का संपादन, समंकों की संग्रहण विधियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि 13 का उपरोक्त में से कोई नहीं हो, बल्कि सही आंसर इसका आप समझ गए होंगे कौन सा है। समंकों के प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, निर्वचन की आगामी क्रियाओं की सफलता आधारित होती है समंकों की संग्रहण क्रिया की शुद्धता व व्यापकता पर। ओके, तो ऑप्शन इसका कौन सा, ए वाला ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 14वें नंबर पे। 14वें नंबर पे क्वेश्चन इनमें रखा हुआ है और इसमें है कि यदि संग्रहित समंक अशुद्ध और अपर्याप्त होते हैं तो उनसे निकाले जाने वाले जो निष्कर्ष हैं शुद्ध तो हो ही नहीं सकते हैं। ओके,
तो वो कैसे करके होंगे आप समझ गए होगे। ए नंबर पे उसने बता दिया है, क्या बताया है कि विश्वसनीय होंगे, सवाल ही नहीं उठता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। अत्यधिक विश्वसनीय तो और भी नहीं होगा, भ्रामक होगा यानी भ्रम की स्थिति पैदा होगी, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो सी वाला आंसर जो होगा इसका करेक्ट होगा। प्राथमिक समंक होते हैं, कैसे होते हैं? द्वितीयक होते हैं? नहीं होते हैं। मौलिक होते हैं? पूर्व प्रकाशित नहीं होते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका 15वें का भी सबसे सुटेबल आंसर कौन सा? बी वाला है। तो इसके लिए आप क्लिक कर लीजिए, क्योंकि प्राथमिक समंक वो समंक होते हैं जो सबसे पहली बार यूज में लाए जाते हैं और जिनका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया होता है। 16वें नंबर पर क्या? द्वितीयक समंकों का स्रोत होता है पत्र पत्रिकाएं, होता है इंटरनेट, होता है सरकारी व गैर सरकारी प्रकाशन, ये भी होता है। तो सभी हो गए और सभी दिया भी है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन 17 वाली करके आते हैं, जो थोड़ा सा भद्दा जरूर है। भारत की जनसंख्या निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। तो भारत की जनसंख्या निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके लिए छांटना है कि कौन सा सही है इसमें। तो सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर जनगणना नहीं होती है भारत में। स्थानीय स्रोतों संवाददाताओं से सूचना नहीं होती है भारत में। प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर ये होता है, जनगणना जब भी होती है तो अनुसूचियां भरवाई जाती हैं। और डी नंबर पे कह रहा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, ऐसा भी नहीं है। तो सी वाला सही है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? हमारा सी है। ओके, 18वें को देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा प्राथमिक समंकों के संग्रहण की विधि के अंतर्गत प्रगणक द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्त उपयुक्त होती है। किस लिए होती है? अरे अभी ऊपर ही तो हम कह रहे थे प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरकर, और वही चीज़ तो यहाँ कह रहा है प्राथमिक समंकों के संग्रहण की विधि के अंतर्गत प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरकर जनगणना हेतु किया जाता है ये काम। तो इसका बिना पढ़े आप आंसर भी दे सकते हो बी, यानी 18 का जो सही आंसर है वो कौन सा है? बी है। इस तरह से 18वां क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। 19वें पे चलते हैं, और 19वें में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अप्रकाशित रूप से द्वितीयक समंक उपलब्ध होते हैं व्यापारिक संस्थाओं या संघों के सदस्यों के निजी प्रयोग हेतु। दूसरा है जनसामान्य के प्रयोग हेतु, अनुसंधानों के प्रयोग अनुसंधानकर्ताओं के प्रयोग हेतु, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अप्रकाशित रूप से द्वितीयक समंक जो उपलब्ध होते हैं वो किसके लिए होते हैं? वो होते हैं इसमें व्यापारिक संस्थाओं या संघों के सदस्यों के निजी प्रयोग हेतु। ठीक है, वो अपने इसीलिए तो प्रकाशित नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने निजी प्रयोग में काम में लाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है द्वितीयक समंक निम्न स्रोतों में से उपलब्ध किए जा सकते हैं। द्वितीयक समंक का मतलब वे समंक जो पहले से ही प्रकाशित हैं। ठीक है, तो 20वें का आंसर देखेंगे। 20वें में वो कह रहा है कि पहले में आप प्रकाशित से बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, प्रकाशित से बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। सी में कह रहा प्रकाशित एवं अप्रकाशित दोनों से, तो भैया यही सुटेबल होगा क्योंकि लास्ट वाले में लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी वाला आंसर हो जाएगा कैसा? करेक्ट। 21वें में कह रहा निम्न में से प्रकाशित स्रोत नहीं है। भाई कौन सा प्रकाशित स्रोत नहीं है? तो 21 का देखेंगे, क्या पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हैं? जी नहीं। इंटरनेट? नहीं। इंट्रानेट? यही है। ओके, इंटरनेट पे भी पहले से ही प्रकाशित सामग्री पड़ रही जो हमें देखने को मिलती है, हम सर्च करते हैं तो वही चीज़ तो हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो इंटरनेट ना हो करके इंट्रानेट होगा। ओके, और इनमें से कोई नहीं, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है 22, कह रहा है संपादन किया जाता है। भाई किसका किया जाता है? प्राथमिक समंकों का, द्वितीयक समंकों का, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको छांट के बताना है। संपादन का मतलब होता है एडिटिंग, और एडिटिंग जब भी हम करेंगे तो भैया चाहे प्राथमिक समंक हो चाहे द्वितीयक समंक हो, हम दोनों की कर देंगे, क्योंकि जब तक एडिटिंग नहीं करेंगे तब तक यूजेबल डेटा नहीं बनेगा। तो सही आंसर होगा प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक। अगला है क्वेश्चन 23, और 23 में कह रहा 23 में कह रहा है कि वर्गीकरण सारणियन का चरण है। प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, अंतिम चरण है, इनमें से कोई नहीं है। अब हमको क्लासिफिकेशन बताना है कि कौन सा चरण है। तो मैं आपके लिए बताऊं कि जब भी डेटा कलेक्ट किया जाता है तो डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसे तुरंत सबसे पहले सारणियों में किया जाता है और उसको क्लासिफाइड कर दिया जाता है। तो
क्लासिफिकेशन करके ही तो जब हम उसको सारणी में शामिल करेंगे तो यहीं पर पहला ही जो ऑप्शन है तो वो ही करेक्ट हो जाता है, यानी प्रथम चरण है। ठीक है, सारणीन का चरण कौन सा है? प्रथम, यानी पहले काम हम यही करते हैं। 24वें नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या कहता है कि एक सारणी समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था है स्तंभों में, स्तंभों एवं पंक्तियों में, स्तंभ शीर्षकों एवं पंक्ति शीर्षकों में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 24 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो बी वाला है, स्तंभों में और पंक्तियों में। या तो लाइन में लिखते हैं या स्तंभ यानी कॉलमन में लिखते हैं। ठीक है, कॉलम खींच करके। अगला है 25 नंबर का, क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कालानुक्रमित वर्गीकरण में समंकों का वर्गीकरण निम्न में से निम्न के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर भैया किया जाता है? नंबर 1 वर्गांतर के, दूसरा गुण के, तीसरा समय के और चौथा स्थान के। तो 25 का जो सबसे सुटेबल आंसर होगा वो होगा सी, यानी समय के आधार पे किया जाता है। ठीक है, समय के आधार पे होता है इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 और 26 में कह रहा है कि एक वर्ग का मध्य बिंदु निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। ऊपरी व निम्न सीमा के अंतर को 2 से भाग देकर, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटाकर, ऊपरी व निम्न सीमा के योग को 2 से भाग देकर, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को जोड़कर। तो 26 का जो सही है वो है सी वाला, और सी वाले में है ऊपरी व निम्न सीमा के योग को 2 से भाग देकर। जब न्यूमेरिकल करोगे तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाओगे L1 प्लस L2 के अपान में 2। ठीक है, 2 से डिवाइड इसे कर देना है तो वो निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, निम्न में से कौन सी खंडित श्रेणी नहीं है? बहुत सही, बहुत बढ़िया। 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। एक होता है हमारी व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी होती है खंडित श्रेणी और तीसरी होती है सतत श्रेणी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं दिए हुए। एक है एक पुस्तक में प्रश्नों की संख्या, बिल्कुल नहीं। एक मकान में कक्षों की संख्या, बिल्कुल नहीं, मकान एक ही है, यहाँ पुस्तक एक थी। और एक कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई, ये सबकी अलग अलग होगी। तो खंडित श्रेणी में क्या होता है, एक्स और एफ ये दोनों दिए हुए होते हैं। इसका मतलब है विद्यार्थियों की संख्या और उनकी ऊंचाई दोनों चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। एक महाविद्यालय में छात्रों की संख्या, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो खंड श्रेणी का सही विकल्प है वो है सी वाला, यानी एक कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कहता है 28 नंबर पे, कह रहा है कि यथासंभव एक अखंडित आवृत्ति बंटन की रचना निम्न प्रकार के वर्गांतरों के अनुसार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई? और 4 ऑप्शन हैं आपके लिए, इन 4 में से कौन सा सेलेक्ट करोगे? नंबर 1 है समान वर्गांतर, बिल्कुल सही है। असमान वर्गांतर, बिल्कुल नहीं। खुले सिर वाले न, बिल्कुल नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो पहला ही ऑप्शन इसका कैसा हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। 28 का फर्स्ट सही है। 29 जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या हो रहा है, समंकों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। भाई कितने प्रकार से? देखो ये सभी दिया हुआ है तो आंखें मीच करके कहते हैं ऑप्शन लगाना होता है। तो 29 वाला जो क्वेश्चन है उसको इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि उसका जो आंसर है वो कौन सा है? डी है। और 30वें में कह रहा है कि एक द्विचर आवृत्ति बंटन में चरों की संख्या कितनी होती है? द्विचर में दो होते हैं। तो यही वाला जो बी ऑप्शन है वो कैसा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में थोड़ा सा प्रिंट कट गया है, लेकिन मैं क्वेश्चन को पूरा बोले देता हूँ। वर्गीकरण में सभी वर्ग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए भाई? अपवर्गीय होने चाहिए, समावेशी होने चाहिए, अपवर्गीय एवं समावेशी होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। तो 31 का जो सही ऑप्शन है वो वर्गीकरण श्रेणी में अपवर्गीय होना चाहिए, यानी एक्सक्लूसिव होना चाहिए। दूसरा है अपवर्गीय आवृत्ति बंटन में 20 सम्मिलित किया जाएगा। तो भैया किस में शामिल किया जाएगा? देखो ये खूब पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा होता है और कहाँ तक होता है। देखो ये कह रहा है कि अपवर्गीय आवृत्ति बंटन में 20 को कहाँ शामिल किया जाएगा? भाई 10 से 20 है, 20 से 30 है, और ए और बी दोनों में नहीं किया जाएगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं है। देखो 20 को शामिल किया जाएगा। यहाँ पर जो 10 से लेकर के 20 तक है तो यहाँ पर 10 से लेकर के 19.99 तक को शामिल किया जाएगा।
और जो 20वां होगा वो अगले वाले में शामिल किया जाएगा, इस वाले में 20 से 30 में। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, बी है। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। 10 से 19 है, 20 से 29 है और 30 से 39 है। वर्गांतर किसके उदाहरण हैं? तो अपवर्जी आवृत्ति बंटन के हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, अपवर्जी के नहीं है। अपवर्जी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, और दूसरा है समावेशी आवृत्ति बंटन का, बिल्कुल इसमें ऐसा होता है। अपवर्जी एवं समावेशी, अपवर्जी में होता ही नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी होगा। ओके, अगला कह रहा है 34 नंबर पे प्रश्न इसने रखा है और क्वेश्चन किस तरह का है कि निम्न वर्ग अंतरालों 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 के मध्य बिंदु क्रमशः होंगे। भाई कौन कौन से होंगे ये हमें देखना होगा। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर जो मध्य बिंदु होंगे बिल्कुल बीच के होंगे। तो देखो 10 से 20 का बीच का होगा 15, फिर 10 का अंतर इन सब में, तो 15, 25, 35, 45 यही वाले होंगे। तो ये कैसा है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगला देखते हैं। 35 में कह रहा है द्विगुण सारणी, द्विगुण सारणी में समंकों की कितनी विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 35 नंबर, और ये कई बार आ चुका है 35। तो द्विगुण सारणी का मतलब ही दो गुणों से है, तो उसमें जो विशेषताएं होंगी वो दो देखी जाएंगी सिर्फ, ठीक है, तो किसी और को नहीं लगाना है। और इसके बाद में कह रहा है कि त्रिगुण सारणी में, ठीक है, त्रिगुण सारणी में समंकों की कितनी विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाता है? तो 36वां आप समझ गए होंगे कि इसका कौन सा है। त्रिगुण में 3, द्विगुण में कितने, 2। ठीक, इस तरह से ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है कि बहुगुण सारणी में समंकों की कितनी विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाता है? बहुगुणी लिखा है ना, बहु का मतलब बहुत यानी अनेकों, ठीक है। 4 भी ऑप्शन नहीं, 3 त्रिगुण में है, 2 द्विगुण में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्न श्रेणी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 के वर्ग विस्तार क्रमशः होंगे। भैया वर्ग विस्तार का मतलब जानते हो कि इनके जो बीच बीच का जो अंतर होता है उसे हम वर्ग विस्तार कहते हैं, यानी ये कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो वर्ग विस्तार होगा 38 का, तो वो होगा सब में 10 10 का, यानी 10 10 आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी में केवल 10 ही 10 का अंतर है, ठीक है। तो 38 का जो आंसर है वो कौन सा रहेगा, ए वाला रहेगा, ठीक है, क्योंकि सभी में अंतर 10 10 10 10, ठीक है। तो इनकी अगर रेंज ज्ञात करोगे तो 50 में से 40 घटाओगे, 40 में से 30, 30 में से 20, 20 में से 10, तो सबका अंतर कितना आएगा, 10 ही आएगा। अगला है 39, कह रहा 39 में कह रहा सारणियन का प्रमुख उद्देश्य वर्गीकृत समंकों द्वारा व्यक्त की गई सूचना को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है? क्रमबद्ध रूप से करना है, संक्षिप्त रूप से करना है, सुव्यवस्थित रूप से करना है, ये सभी से करना है। तो भैया सभी वाला ऑप्शन हमने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको लगा दीजिएगा। 40 नंबर में कह रहा है संख्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार श्रेणियां होती हैं। व्यक्तिगत श्रेणी होती है, खंडित या असतत श्रेणी होती है, अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी होती है। उपरोक्त सभी, तो मैं बताऊं भाई सभी होती हैं। तो 40 का भी ऑप्शन कौन सा होगा, डी सही होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कैसे लगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमें इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।